नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज के वीडियो में हम द्वंद्व समास पर चर्चा करेंगे। अगर प्रधान पद के आधार पर बात करें तो ये आपका तीसरा समास है और अगर संख्या की बात करें तो ये मैं 5वें नंबर पर आपको पढ़ा रहा हूँ। द्वंद्व समास की यदि बात करी जाए, इसकी परिभाषा की बात करी जाए तो पहले ये जान लेते हैं कि इस द्वंद्व का अर्थ क्या है। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, ठीक है। कुछ लोग इसका अर्थ युद्ध भी लगाते हैं। तो ये द्वंद्व युद्ध जो शब्द है वो युद्ध से आगे द्वंद्व लगाने से होता है, उसके अंतर्गत द्वंद्व हुआ, द्वंद्व नहीं होता, युद्ध हो रहा है। लेकिन द्वंद्व का मतलब है जब जोड़े से युद्ध होता है, अर्थात दो के मध्य युद्ध होता है, तभी क्या हो जाता है, उसका द्वंद्व हो जाता है। बात यहाँ तक आपको समझ में आई। अगर हम बात करें, हमारी भाषा में बहुत सारे शब्दों के युग्म पाए जाते हैं। युग्म या जोड़ा, जोड़ा को क्या कहते हैं, युग्म। हमारी भाषा में बहुत सारे शब्दों के जोड़े या युग्म पाए जाते हैं। अब इनकी बात करी जाए तो इन जोड़ों को द्वंद्व समास के द्वारा ही बनाया गया है। कैसे बनाया गया है वो इसकी परिभाषा बताएगी। अगर द्वंद्व समास की परिभाषा की बात करी जाए तो जिस समास में समस्त पद के मध्य के पदों में किसी योजक का लोप करके समस्त पद बनाए जाते हैं, वहाँ क्या हो जाता है, द्वंद्व समास होता है। या कहा जाए वे समस्त पद जो मध्य से, मध्य अर्थात बीच से, और, तथा, एवं, व, या आदि के लोप करने से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे कुछ जोड़े आपके प्रसिद्ध हैं, जैसे माता पिता। अब जैसे माता पिता शब्द है, अब यहाँ पर देखिए क्या एक जोड़ा है। अब इस जोड़े की अगर बात करी जाए, इसका समास विग्रह किया जाए तो क्या बनेगा, माता और पिता। इसी तरीके से राधे श्याम है, सीताराम है, ये सभी शब्द क्या है, आपके जोड़े हैं। तो इन जोड़ों में अगर देखा जाए तो किसका लोप हो रहा है, और जो बात मैंने बताई थी वही परिभाषा यहाँ सिद्ध हो रही है कि वे समस्त पद जिनमें पदों के मध्य से और, तथा, एवं, या, अथवा का लोप करके समस्त पद बनते हैं, वहां क्या हो जाता है, आपका द्वंद्व समास हो जाता है। अब मैंने यहाँ ये नहीं कहा कि दो ही पद होने चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे आगे। चलिए, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पहले कौन सा आता है, दूसरा पद कौन सा आता है। तो याद रखिएगा, स्त्रीलिंग प्राय पहले आते हैं, स्त्रीलिंगों का प्रयोग पहले आते हैं। जैसे सीताराम है, राधे श्याम है, माता पिता है, माँ बाप है, चाची चाचा हैं, तो सभी ज्यादातर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग अधिकतर पहले आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कम अक्षर वाले शब्द पहले आते हैं, कम अक्षर वाले, ठीक है। अब देखो जैसे पाप पुण्य, तो इसमें क्या है, इसमें कम अक्षर है, इसमें अधिक अक्षर है, तो ये पहले आया, ये बाद में आया। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और तीसरा भी कहीं कहीं यह होता है कि जो चीज़ छोटी होती है वो पहले आती है और विशाल चीज़ बाद में आती है। यानी कि छोटा है अगर कोई तो वो पहले आएगा और बड़ा है तो वो बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई। चलिए, और दूसरी बात, मैंने आपको कर्मधारय में भी कुछ जोड़े बताए थे। अब जोड़े की बात चल रही है तो कर्मधारय वाले जोड़े को भी समझ लीजिए। उसके लिए बस आपको एक ही चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर जोड़ा विशेषणों से बन रहा है, उभय पदों से बन रहा है। कैसा जोड़ा बन रहा है, विशेषण उभय पदों से, अर्थात दोनों तरफ विशेषण है। तो याद रखने वाली बात यह है कि यदि जोड़ा संज्ञा है, संज्ञा का कार्य कर रहा है तो द्वंद्व होगा, और यदि वो विशेषण का कार्य कर रहा है तो वो द्वंद्व ना होकर कर्मधारय हो जाएगा। ये वाक्य प्रयोग करके भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बात करते हैं कुछ, जैसे मैंने लिखा है एक शब्द लाल पीला। क्या लिखा, लाल पीला। अब लाल पीला की बात करी जाए तो ये क्या है, आपके विशेषण हैं, दोनों रंगवाची विशेषण हैं। तो अब अगर इनका प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह से कर दिया जाए, कभी कभी वाक्य देके पूछ लेगा आपसे, बताओ यहाँ द्वंद्व है कि कर्मधारय है। वैसे तो ऑप्शन में एक ही चीज मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे अगर इस तरीके से आ गया, रमेश लाल पीला हो गया, या कहा जाए रमेश मुझे देखकर लाल पीला हो गया, तो ये जो लाल पीला है यहाँ किस लिए आया है, क्या हो गया, लाल पीला। तो यहाँ ये संज्ञा के रूप में आया है। किस रूप में आया है, संज्ञा के रूप में आया। और इसी तरीके से लिखा जाए कि मैंने
लाल पीली शर्ट पहनी है। अब यहां पर ये लाल पीली क्या कर रही है, इस शर्ट की विशेषता बता रही है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। तो अब जब विशेषण के रूप में काम कर रहा है तो क्या है आपका कर्मधारय है, और यदि संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है तो ये क्या है द्वंद्व है। बात समझ में आ गई। तो विशेषण उभय पद होने पर सबसे पहले हम कर्मधारय को ही वरीयता देते हैं, द्वंद्व बाद में लगाया जाता है। इस बात को और आप ध्यान रखिएगा, खास तौर पर रंगवाची। ठीक है, चलिए ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कर्मधारय को द्वंद्व समास के प्रकारों को लेकर। ये 3 प्रकार से बनते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास, एक सेकंड, द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इतरेतर, ठीक है, दूसरा है वैकल्पिक, तीसरा है समाहार। क्या हुआ है, हाँ जी समाहार। ठीक है, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतरेतर की खासियत क्या है, देखो याद रखना द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं माता पिता आए तो दोनों ही तो आए, तो दोनों की क्या है प्रधानता है। तो याद रखिएगा द्वंद्व समास के जो जोड़े बनते हैं वो दोनों के दोनों अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इतरेतर की बात करी जाए तो दोनों का पृथक अस्तित्व होता है। अब पृथक अस्तित्व का मतलब होते हैं। ठीक है, पृथक अस्तित्व कैसे, जैसे अगर मैं माता पिता की बात कर रहा हूं तो माता और पिता कोई एक ही व्यक्ति नहीं है। माता और पिता एक ही व्यक्ति नहीं है तो अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व होता है। वैकल्पिक की बात करी जाए तो किसी एक का अस्तित्व होता है एक बार में। किसी एक का अस्तित्व कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा सुख, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, खा बना दिया, माफ कीजिएगा, सुख और दुख। तो भाई है तो ये दोनों पद प्रधान ही। ठीक है, अब या तो आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, एक बार में तो सुख ही मिलेगा ना। तो जब इसका अस्तित्व होगा तब इसका नहीं होगा, इसका होगा तो इसका नहीं होगा, लेकिन ये नहीं पता कि किसका किस समय पर है। तो इसीलिए किसी एक का जब अस्तित्व होता है तो क्या होता है वैकल्पिक होता है। अब समाहार में क्या होता है, दोनों के अस्तित्व के स्थान पर समूह का अस्तित्व होता है। किसका होता है, समूह का अस्तित्व होता है, या कहा जाए अप्रत्यक्ष पद का भी अर्थ। ठीक है, इसको हम अच्छे से तब समझेंगे जब मैं आपको समाहार समझाऊंगा। तो यहां तक बात आपकी समझ में आ गई कि ये 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। ठीक है, चलिए पहले हम इतरेतर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इतरेतर, अगर इतरेतर की बात करी जाए तो ये शब्द बना है संधि से इतर प्लस इतर। ठीक है, इधर ई है इधर आ है, दोनों मिलकर एक ही मात्रा बन गए हैं, अर्थात कौन सी संधि आपकी गुण स्वर संधि है। तो इतर का अर्थ क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग, क्या अस्तित्व। इतर का अर्थ होता है पृथक कर देना या अलग कर देना। तो जब दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है तब वहां क्या होता है इतरेतर द्वंद्व होता है। तो इतरेतर द्वंद्व की अगर बात करी जाए तो जिस द्वंद्व समास में समस्त पद के मध्य में और तथा एवं आदि का लोप हो जाए, कहा जाए तो ऐसे समझिए कि यहां पर किसका लोप होता है पदों के मध्य से, और तथा व और एवं, इनमें से किसी का एक का लोप होगा। ठीक है, तभी तो दोनों का अलग अलग अस्तित्व होगा। जैसे माता पिता आए, राधे श्याम के दर्शन किए, तो राधा और श्याम दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, दोनों के ही तो आपने दर्शन करे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि जिस द्वंद्व समास में या जिस जोड़े में और तथा व एवं का लोप करके समस्त पद बने वही क्या इतरेतर द्वंद्व है। अब इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। कई लोग ये बताते हैं कि दोनों पद्यों के मध्य में, दोनों पदों के मध्य में, तो इसमें 2 से अधिक पद भी आ सकते हैं। मैं क्या उदाहरण आपको दूंगा जिसमें समस्त पद के अंतर्गत 2 से अधिक पद भी होंगे। तो कुछ उदाहरण हम लिख लेते हैं। जैसे पहला मैं लिखता हूं, सबसे पहले नाम लेता हूं सीताराम, जय सिया राम।
ठीक है, सीताराम, ठीक है, योजक आता है। तो बहुत से लोगों ने एक चीज और बना रखी है कि जहां योजक आ जाए वहां द्वंद्व लगा दो। तो कई ऐसे समस्त पद भी हैं जहां योजक नहीं होगा फिर भी द्वंद्व है, और बहुत से ऐसे स्थान है जहां योजक है लेकिन द्वंद्व समास नहीं होगा। ठीक है, सीताराम है। इसी तरीके से राधे श्याम, ठीक है। अब देखिए मैं जो लिख रहा हूं भीमार्जुन, ठीक है। इसी तरीके से माँ बाप, माता पिता, ठीक है। अब मैं लिखता हूं उन शब्दों को जो कि आपके दो से अधिक हैं। जैसे कि मैं अगर लिखूं तन, मन और धन, ये देखो दो से अधिक समस्त पद हो गए, तो ये कितने भी लंबे हो सकते हैं। जैसे सीता, गीता, बबीता, ये इस तरीके से योजक लगाते चले जाओ, वो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये अगर सिंधु, इनको भी अगर आप एक क्रम से लिख दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। जोड़ा बनाना है आपको, ठीक है। तो तन, मन, धन। अब यहीं पर मैं लिख दूं गंगा, यमुना, सरस्वती। इसी तरीके से लाल, बाल, पाल। चलिए, यहां तक बात आपकी समझ में आई। अब यहां देखते हैं कि इनका विग्रह किस तरीके से होता है। देखिए यहां क्या हो जाएगा, दोनों के बस में बीच में क्या लगा देना है, सीता और राम। इसी तरीके से राधे और श्याम। इसी तरीके से ये बनता है भीम और अर्जुन, ठीक है, भीमार्जुन। यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, संधि की स्थिति आ रही है तो संधि हो रही है, बीच में योजक नहीं आ रहा है। इसी तरीके से कुछ शब्द और हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कंठोष्ठ। हिंदी पढ़ रहे हो तो कंठोष्ठ तो आपने पढ़ा ही होगा, ये कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ बना है, दंत और ओष्ठ से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये इस तरीके के आप शब्द पढ़ चुके हो हिंदी में, ये जब उच्चारण स्थान देखे थे तो, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो जरूरी नहीं है कि योजक आए तभी आपका क्या हो, द्वंद्व समास हो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। माँ बाप का क्या होगा, माँ और बाप। माता पिता का क्या होगा, माता एवं पिता। अब तन मन धन का क्या करना है आपको, तो देखिए पहले शब्द को और दूसरे शब्द को तो आपको लगाना है कॉमा, ठीक है, अल्प विराम लगाना है, और अंतिम वाले से पहले वाले को और से जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, तन, मन और धन। इसी तरीके से गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। इसी तरीके से लाल, बाल और पाल। तो यहां तक बात आपको समझ में आई। तो जब दो से अधिक हो जाते हैं तो अंत वाले से पहले और का प्रयोग कर देते हैं। अगर ये 10-20 भी अगर होंगे तो 10वें से पहले वाले को लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है, इसमें संख्याएं भी आती हैं। संख्याएं कैसे आती हैं, जैसे मैंने लिखा 25, ठीक है। एक मैंने लिखा 67, ठीक है। तो अब जरा ये देखिए, ये तो संख्या है, और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जहां संख्या आ जाए वहां पे द्विगु लगा दो, तो यहां द्विगु नहीं है, क्योंकि ये जो 25 है अगर मैं इसको कहूं तो ये है 25। क्या है, 25। क्या है, 25 बोलते बोलते 5-20 बोलते बोलते हमारे मुख से क्या बन गया, 25। तो ये क्या है, ये कुछ संधियां होती हैं, कुछ शब्दों में अपने आप संधि हम कर बैठते हैं। जैसे कर लिया, कर लिया शब्द है, इसको जल्दी जल्दी बोलते हैं तो क्या हो जाता है, कर लिया। कर लिया से क्या बना देते हैं, कर लिया। उसी तरीके से 5-20 या 5-20 को हमने 25 कर दिया है। तो 5 और 20 है क्या, असल में ये एक जोड़ा है, किसका, 20 और 5 का। लेकिन अगर आप 20 और 5 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, जो पहले छोटा हो उसको पहले लिखते हैं। तो असल में ये जो जोड़ा है ये 5 और 20 का है। किसका है, 5 और 20 का। अब कहोगे मास्टर साहब 25 को जोड़ा तो हम 12 और 13 को बनाएंगे, तो 12 और 13 25। तो आपसे यहाँ योग नहीं करवा रहा, इस शब्द के आधार पर निकलवा रहा है। ये जो शब्द है ये बना ही 5 और 20 से है। देखो 5, ये 5 का अर्थ है 5 और इस 20 का अर्थ है 20। या इसको गणित के हिसाब से ही समझो, जैसे 25 लिखा हुआ है, आपने स्थानीय मान पढ़े, इस 5 का स्थानीय मान क्या है 5, और इसका क्या है 20। तो ये दोनों है क्या, 5 और 20 ही तो है। इसी तरीके से 67 की बात करी जाए, ठीक है। अब ये जो सर है ये 7 का अर्थ प्रदान करता है, और ये 60 जो है 60 का अर्थ प्रदान करता है। 7-60 को ही क्या बोलते हैं, 67। हाँ जी, 7-60।
तो ये क्या होगा इसका विग्रह 7 और अरे वो तो 76 होता है 67, हाँ जी 67, ये क्या बोलते हैं उसे 7 और अरे सही तो है यार 7 और 60, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 67, ठीक है। तो ये किस तरीके से बना है, सर अर्थात ये 7 का अर्थ प्रदान कर रहा है और जो 60 है ये 60 का अर्थ प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है आपका द्वंद्व समास हो जाता है। मक्खी आ गई, ये बर्रैया घूम रही है तो इस वजह से थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। हाँ जी, और देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या सभी संख्याओं में, जैसे मैंने अभी 67 लिखा था, ठीक है, क्या प्रत्येक संख्या में द्वंद्व समास होगा? फिर इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे, देखिए आप याद रखिएगा, 1 से 10 याद रखना है आपको और 10 से 100 तक का। 10 से 100 मतलब इस तरीके से, 1 से 10 इस तरीके से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इनमें कोई भी समास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक पदी शब्द हैं और कभी भी एक पद में समास नहीं होता। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, समास करने के लिए 2 पद होने अति आवश्यक है, ठीक है। तो यहां जब 2 पद नहीं है तो इसका मतलब कोई समास भी नहीं है। और कहां नहीं होता, याद रखिएगा 19 से लेकर, ठीक है, 79 तक, 79 मतलब 79, ठीक है, तक या तो अव्ययी होगा और अव्ययी को पहले वरीयता देनी है, और नहीं अगर अव्ययी ऑप्शन में है तो फिर कर्मधारय होगा। बात क्लियर हो गई? क्यों है ऐसा, मैंने ऐसा क्यों बोला वो भी देख लो। 19 लिखो पहले, 19 क्या लिखा आपने, 19। नीस जो शब्द है ये 20 से मिलकर बना है और ये जो उनका अर्थ होता है ये एक उपसर्ग है और इसका अर्थ है एक कम। क्या है अर्थ इसका? एक कम। तो जो संख्या एक कम हो वही क्या है, 19। तो उनका मतलब एक कम और 20 का अर्थ 20, तो 20 से एक कम को 19 कहते हैं। तो इस 19 को अगर पढ़ा जाता है तो क्या पढ़ा जाता है, एक कम 20 ही तो पढ़ते हैं। तो ये जो उन है ये कोई संख्या तो नहीं है, एक उपसर्ग है और उपसर्ग के नाते ये अव्ययी भाव समास है, और यदि अव्ययी नहीं है तो एक कर्मधारय है। क्यों? क्योंकि ये 20 की विशेषता बताता प्रतीत हो रहा है। अब बात कर लेते हैं 79 तक ही क्यों मैंने लिखा है। 79 जो है वो 79 भी लिखा जाता है, और 79 की अगर बात करी जाए तो उन और 80 से मिलकर बना है। अब 80 में कितना, एक कम, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। अब यहां पर मैंने 89 को क्यों नहीं लिया, 89 को क्या बोलते हैं, 89 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 89। अगर 89 की बात करी जाए तो देखो ये 9 और 80 से मिलकर बना है। 9 का अर्थ होता है 9, तो ये बना है 9 और 80 से। किससे? 9 और 80 से। माफ कीजिएगा मैंने 80 लिख दिया है, ठीक है। 9 और 80 से मिलकर बना है, तो इसीलिए ये आपका किस में है, द्वंद्व में है, यहां नहीं है, क्योंकि ये एक कम करके नहीं लिखा जाता इसको। संस्कृत में इसको 89 कुछ भी बोलते होंगे। चलिए इसी तरीके से 99, तो 99 कैसे बना है, निन 9 का अर्थ प्रदान करता है और जो 90 है 92 का, 99 का अर्थ प्रदान करता है 90, तो ये 9 और 90 से मिलकर बना है। तो यहां तक बात आपको समझ में आई। संख्याओं में मेरे हिसाब से आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो था आपका इतरेतर। अब हम बात करते हैं इतरेतर के बाद में, साफ नहीं हो रहा, हाँ जी, इतरेतर के बाद में हम बात करेंगे अब वैकल्पिक की, ठीक है। हाँ जी, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व की अगर बात करी जाए तो वे युग्म या कहा जाए वे समस्त पद जिसमें या तथा अथवा का लोप होता है, ठीक है। या तथा नहीं है, मैंने लगा दिया है। तो कहा जाए जिस समस्त पद में किसका लोप हो, या का या अथवा का लोप हो। या ऐसे समझिए कि जहां पर दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों का जोड़ा बनाया जाए वही क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। और जब विपरीत का जोड़ा बनता है तो एक बार में तो एक ही आएगा ना, तो इसीलिए यहां पर केवल एक बार में एक का अस्तित्व रहता है, दूसरा नहीं रहता। जैसे सुख दुख है, तो एक बार सुख आएगा तब उसके बाद ही तो दुख आएगा कि दोनों एक साथ में आ जाएंगे, है ना। तो बात क्लियर हो गई। तो वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है कि जहां समस्त पद के पदों के मध्य से या और अथवा का लोप हो जाता है, या कहा जाए किनसे निर्मित है ये बने हैं विलोमार्थी से।
विलोमार्थी या विलोमार्थी शब्दों का जब जोड़ा बनता है तो वो क्या कहलाता है? वैकल्पिक। इसके कुछ हम उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सुख दुख, ठीक है, पाप पुण्य, दिन रात, ठीक है, और क्या नाम है उसका, हाँ, विषामृत, और देखते हैं संख्याएं इसमें भी आती हैं। देखो कैसे, 100 200, ठीक है, जैसे 1000 500, या 1000 2000। ये बोर्ड गड़बड़ कर रहा है, ये बोर्ड गड़बड़ कर रहा है। हाँ जी, इतने बहुत है, ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता, बहुत है, ठीक है। जीवन मरण, चलिए देख लेते हैं इनमें क्या होगा। ये दोनों कैसे हैं शब्द? विपरीतार्थक है, एक दूसरे से इनका अर्थ कैसा है? विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। तो अगर मैं इनका विग्रह करूं तो क्या आएगा बीच में? सुख या दुख, ठीक है। इसी तरीके से पाप या पुण्य, दिन या रात, ठीक है। अब मैं अगर इसका प्रयोग चाहूं तो ये और के अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि तीनों के तीनों जितने भी मैं उदाहरण कराऊंगा सभी के सभी इतरेतर में समाहित हो जाते हैं। ये वैकल्पिक वाला भी उसमें समाहित हो जाता है और समाहार वाला भी उसमें समाहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक में हम और भी लगा सकते हैं, लेकिन हर स्थान पर या नहीं लगाया जा सकता, हर स्थान पर और लगाया जा सकता है। जैसे सुख और दुख जीवन का कटु सत्य है, सुख और दुख, तो सुख और दुख दोनों की एक साथ में बात हो रही है, ठीक है। अब सुख और दुख लगे रहते हैं तो या तो सुख आता है फिर उसके बाद में दुख आता है, तो सुख या दुख लगे रहते हैं, तब तो ये या का अर्थ प्रदान कर रहा है। इसी तरीके से विषामृत, विषामृत का क्या हो जाएगा? विष या अमृत, ठीक है। इसी तरीके से 100 200, तो ये 100 200 का मतलब क्या है? 100 या 200, ठीक है। जैसे 100 या 200 लोगों ने आज खाना खाया, तो 100 ने खाया या फिर 200 ने खाया, तो विकल्प ही तो आ रहा है, या तो इसमें आ रहा है या किसमें आ रहा है। विकल्प समझ तो रहे हो क्या होता है? जैसे चयन करने के लिए 4 चीजें आपको दे दी, तो विकल्प का मतलब क्या है? ये 4 विकल्प हैं, तो इसमें से आपको एक ही तो चुनना है। उसी तरीके से इन दोनों में से किसी एक को ही तो चुनना है। इसी तरीके से 1000 500 में क्या हो जाएगा? 1000 या 500। इसी तरीके से 1000 2000, जैसे अपने मित्र से कहा भाई 1000 2000 रुपये दे दे, तो या तो 1000 दे दे या फिर 2000 दे दे। तो बात समझ में आ रही है? इन दोनों में से एक ही आएगा। जीवन मरण, तो जीवन भी क्या है और मरण क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये था वैकल्पिक द्वंद्व। अब आते हैं हम समाहार पे, ठीक है। देखिए यदि समाहार की बात करी जाए तो ऐसे युग्म, चलिए पहले लिख ले रहा हूं फिर बात करूंगा, ये बिगड़ नहीं रहा ढंग से। हाँ जी, चलिए नीले से ही चलते हैं आप। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व की बात करी जाए तो ऐसे द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद अपने अर्थ के अलावा कोई और अर्थ भी प्रदान करें तो वहीं क्या हो जाता है? समाहार द्वंद्व हो जाता है। अगर मैं समाहार की बात करूं तो समाहार शब्द का अर्थ है समूह, ठीक है। तो कहा जाए तो इसमें होता क्या है? इसमें समाहार द्वंद्व में होता क्या है? समाहार द्वंद्व में दोनों पद मिलकर, या कहा जाए ऐसे युग्म या ऐसे जोड़े जो अपना तो अर्थ प्रदान कर ही रहे हैं, साथ में किसी अन्य अर्थ का भी प्रदान करें तो वहीं क्या हो जाता है? समाहार द्वंद्व कहलाता है। लेकिन अगर बात करी जाए कि ये जो समास में समस्त पद हैं वो और से जुड़े तो हैं लेकिन उनका पृथक अस्तित्व नहीं होता, उसके स्थान पर ये किसी समूह का बोध कराते हैं। बात समझ में आ रही है? उन दोनों ही पदों का क्या है? पृथक अस्तित्व नहीं है। जैसे मैं अगर दाल रोटी की बात करूं, अब ये दोनों और से जुड़े तो हैं, दाल और रोटी, लेकिन इन दोनों का अलग अलग अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये अपने अर्थ के अलावा कोई विशेष अर्थ का भी बोध कराते हैं और एक समूह का भी बोध कराते हैं। कैसे समूह का बोध कराते हैं? कि इसी तरीके की और चीजों का भी समूह। जैसे कहा जाए कि भाई साहब आप लोगों की वजह से, ये मैं सही बात कह रहा हूं बिल्कुल, आप लोगों की वजह से मेरी दाल रोटी चलेगी। बात समझ रहे? दाल रोटी, अब क्या केवल दाल रोटी ही चलेगी? दाल रोटी के साथ में भाई साहब पराठा भी चलेगा, मेरे घर का खर्चा भी चलेगा, मैं गाड़ी भी खरीद सकता हूं, मकान भी खरीद सकता हूं, इधर उधर जा सकता हूं, पैसे भी कमा सकता हूं। तो यहां केवल क्या दाल और रोटी का अर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो
आपको बात समझने के लिए एक बात याद रखनी है कि यहां पर क्या होता है कि जोड़ा बनता तो और के योग से है, लेकिन अपने साथ साथ कुछ अप्रत्यक्ष शब्दों का अर्थ भी प्रदान करता है, या ऐसे कहा जाए कि इसमें कुछ शब्द अप्रत्यक्ष रूप से भी सम्मिलित होते हैं जो अपना अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे यहां पर कई सारे और शब्द छिपे हुए हैं कि नहीं छिपे हुए हैं, दाल रोटी के साथ में कुछ और शब्द भी तो छिपे हुए हैं। इसी तरीके से कहा जाए कि हमारे मोहल्ले में सेठ साहूकार लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? सेठ साहूकार लोग रहते हैं। तो केवल सेठ और साहूकार ही रहते हैं? असल में ये सेठ साहूकार जो शब्द है ये समस्त धनी लोगों का बोध करा रहा है। तो इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी होंगे, कुछ और दुकानदार भी होंगे, कुछ अधिकारी भी होंगे, तो उन सबको क्या सेठ साहूकार बोलते हैं? नहीं। यहाँ सेठ साहूकार के साथ में कुछ अन्य लोगों का भी बोध हो रहा है या अन्य पदों का भी अर्थ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? समाहार द्वंद्व होता है, अर्थात समूह का, एक ही प्रकार के समूह का बोध। समूह का मतलब क्या होता है? एक ही प्रकार की चीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो समूह बन जाता है, तो एक ही प्रकार के लोगों का। ठीक है, इसी तरीके से कहते हैं ना, कह रहे भाई साहब हम तो बस बाल बच्चे पाल रहे हैं। क्या पाल रहे हैं? बाल बच्चे पाल रहे हैं। तो बाल बच्चे भाई साहब पाल रहे हो तो केवल इन्हीं का पालन पोषण चल रहा है, इन्हीं को रोटी पानी खिला रहे हो। तो बाल बच्चे के साथ में भाई पत्नी भी तो होगी, हो सकता है पिताजी भी हो, माताजी भी हो, चाचा ताऊ भी हो, सबको तुम ही पाल रहे हो। तो इतने सारे शब्दों का अर्थ कहीं ना कहीं छिपा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, तो इसी में कहते हैं हम समाहार, यानी कि ये इन्हीं दो का नहीं, पूरे के पूरे समूह का बोध करा दे तो वहीं क्या हो जाता है? समाहार होता है। ठीक है, अब इसके हम बात कर लेते हैं कि समाहार द्वंद्व होता कितने प्रकार से, बनता कितने प्रकार से है। ठीक है, चलिए मैं एक एक दो दो उदाहरण दूंगा, ज्यादा इनके नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आप पुस्तक में देख सकते हैं, आप चाहोगे तो मेरा टेलीग्राम जो लिंक है वहां पर मैं पीडीएफ इसकी उपलब्ध करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई दिनों से मैंने डाल रखा है, लेकिन उस पर कोई जाता नहीं है, कोई क्लिक नहीं करता है। ठीक है, आपके बहुत बड़े बड़े जो टीचर है ना यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मैं बहुत बड़े बड़े की बात कर रहा हूं, वो इतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं जिससे आपका नुकसान हो जाता है। चलिए बात करते हैं, समाहार द्वंद्व की बात करी जाए तो ये कितने प्रकार से बनेगा, ये देखिए मैं पहले लिख ही दे रहा हूं, ये 4 प्रकार से बनेगा। ठीक है, पहला बनेगा ये एक ही अर्थ के पदों के योग से, एक ही अर्थ के पदों के योग से। ठीक है, दूसरा है मिलते जुलते पदों के योग से। ठीक है, तीसरा है आपका विपरीत अर्थ वाले पदों के योग से। ठीक है, और सार्थक निरर्थक पदों के योग से। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से बनेंगे। ठीक है, एक ही अर्थ के पद कौन से होते हैं जो एक ही अर्थ प्रदान करें। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा क्या नाम है उसका, हाँ भूत प्रेत ले लो पहले, भूत प्रेत। ठीक है, और लिखते हैं कंकड़ पत्थर, बाल बच्चे, मैंने अभी इसका उदाहरण लिखा था, चलो इस काले से ही काम करें यार, बाल बच्चे, कामकाज, ठीक है, चाल चलन आदि। ठीक है, चलिए मैं पहले सबके लिख दे रहा हूं, फिर इनको अलग अलग तरीके से अर्थ समझाऊंगा। मिलते जुलते पदों के योग से कैसे हैं? मिलते जुलते, जिनको देखा जाए तो लगभग एक जैसे लगते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दाल रोटी कहा था, धोती हो गया, दाल रोटी, घर द्वार, हाथ पैर, बाप दादा, ये फिर यार भैया सेट करना पड़ेगा। हाँ जी, एक और आता है आपका हुक्का पानी। ठीक है, एक जैसे। चलिए इधर आते हैं विपरीत अर्थ वाले। विपरीत अर्थ वाले की बात करी जाए, क्या नाम है उसका, हाँ लेन देन और शीतोष्ण और
हाँ, ऊंचा नीचा। चलो इतने को देख लेते हैं। सार्थक निरर्थक मैं इनको बाद में कराऊंगा, पहले इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। भूत प्रेत, देखो भूत और प्रेत बात तो एक ही होती है, लेकिन यहाँ भूत प्रेत के अलावा भी तो अर्थ आ रहा है कि भाई मैं रास्ते में गया मुझे भूत प्रेत मिल गई, तो भूत प्रेत भी मिल सकते हैं। भूत प्रेत के साथ चुड़ैलों का भी अर्थ आता है, अर्थात ऐसी प्रत्येक चीज जो आपको डरा दे, या प्रत्येक का अर्थ निकल के आ रहा है भूत प्रेत। तो अब इनका जब विग्रह करते हैं, याद रखिएगा समाहार द्वंद्व का जब विग्रह होता है तो अंत में आदि, इत्यादि या वगैरह का प्रयोग होता है। किन्हीं तीन में से किसी का भी कर सकते हो। जैसे यहां हम प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा कि भूत प्रेत आदि, ठीक है, भूत प्रेत आदि से बच के रहना, भूत प्रेत से बच के रहना, तो केवल भूत प्रेत से बच के रहना है, तो समस्त डरावनी चीजों से बच के रहना है, चाहे चुड़ैल हो, डायन हो, ठीक है, आत्मा हो, जिन्न हो, सभी इसमें सम्मिलित हो गए भूत प्रेत में। कंकड़ पत्थर, ठीक है, जैसे कहा जाए कि आप जब सफलता प्राप्त करोगे तो रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर आपको मिलेंगे, तो यह कंकड़ पत्थर का ही अर्थ नहीं आ रहा, विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें जो आपके लिए रोड़ा बन सकती हैं, वो सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, बाल बच्चे की बात, या इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंकड़ पत्थर इत्यादि, ठीक है, या वगैरह। इसी तरीके से बाल बच्चे, जैसे कहते हैं ना और भाई बाल बच्चे ठीक हैं, तो वो असल में आपके बाल बच्चे के बारे में नहीं, संपूर्ण परिवार के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, संपूर्ण परिवार के बारे में पूछ रहा है। इसका विग्रह कैसे होगा, बाल बच्चे आदि। ठीक है, काम काज, काम काज की बात करी जाए तो काम भी वही है और काज भी वही है। उसने पूछा आपसे भाई साहब काम काज कैसा चल रहा है, आपने कहा भाई साहब बहुत अच्छा चल रहा है। तो काम काज यहाँ केवल काम ही काम का अर्थ नहीं आ रहा है, आपकी तनख्वाह, आपका स्वास्थ्य, सब चीज इसमें आ जाती है काम काज में। ठीक है, तो अगर इसका विग्रह करेंगे तो काम काज वगैरह कैसा चल रहा है। इसी तरीके से चाल चलन वगैरह कैसा है, जैसे हम शादी करने जा रहे हैं, लड़की का चाल चलन, चाल का मतलब चलना, और चलना और चाल एक ही है, तो क्या वे उसकी आप चाल देखते हो, चाल चलन के साथ में उसका व्यवहार भी देखा जाता है, उसके कहा जाए गुस्से को भी देखा जाता है, वो क्या क्या काम करना जानती है वो सभी देखा जाता है, तो उसी को तो कहते हैं चाल चलन के। उसके चाल चलन अच्छे नहीं है, चाल चलन का मतलब यहाँ पर कई अर्थ निकल के आ रहे हैं इसके, यानी कि यहाँ चाल चलन के अलावा कुछ और अर्थ भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इसका विग्रह करें तो चाल चलन वगैरह कर लो। ठीक है, इसी तरीके से मिलते जुलते पदों के योग से, मिलते जुलते कैसे, दाल रोटी, ये दोनों एक ही साथ में चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दाल रोटी वगैरह। अब ये संपूर्ण भोजन का अर्थ प्रदान कर रहा है, संपूर्ण भोजन। ठीक है, यह संपूर्ण कमाई का भोजन, घर द्वार। ठीक है, घर द्वार का मतलब वो घर द्वार छोड़ के चला गया, क्या छोड़ के चला गया, घर द्वार। अब केवल घर और द्वार को ही छोड़ के गया है, वो तो छोड़ के आपको भी चला गया, अपने परिवार को छोड़ के चला गया, माता पिता को। तो यहाँ घर द्वार का ही अर्थ नहीं आ रहा, घर द्वार के साथ माता पिता, शहर का भी आ रहा है, गली का भी आ रहा है, सब का आ रहा है, सबको छोड़ गया, तो घर द्वार वगैरह सब छोड़ के चला गया। उसी तरीके से कि भाई साहब तुम वहां जा तो रहे हो, हाथ पैर बचा के रखना, तो केवल हाथ पैर बचा के रखने हैं, शरीर के और अंग नहीं बचाएंगे। तो कहा जाए तो हाथ पैर के अलावा संपूर्ण शरीर का बोध हो रहा है, किसका, संपूर्ण शरीर का बोध। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा, हाथ पैर वगैरह, या हाथ पैर इत्यादि, या हाथ पैर आदि। बाप दादा, ठीक है, हम ये कहावत बाप दादाओं से सुनते आए हैं, तो केवल बाप दादाओं से ही आपने कहावतें सुनी, चाचा ताऊओं ने नहीं सुनाई, या चाचा ताऊओं के, या कहा जाए और पुराने जो पुश्तैनी लोग थे उनसे नहीं सुनी आपने, तो वो भी तो यहाँ अर्थ प्रदान कर रहे हैं। तो बाप दादा में भी क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा समार। इसी तरीके से हुक्का पानी, कि भाई उसने ऐसा काम कर दिया कि उस गांव का हुक्का पानी बंद हो गया। अब हुक्का पानी के अलावा भी तो कुछ बंद हुआ होगा। हुक्का मतलब जो पीते थे पहले आदमी, जो कहा जाए तंबाकू रख के पिया जाता है, आज भी बहुत से हुक्का बारों में जाते हैं, गलत चीज है, इस तरीके की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पानी तो केवल हुक्का और पानी बंद हुआ है और कुछ बंद नहीं हुआ। असल में जब हुक्का पानी बंद होता है तो हुक्का के साथ पानी, और पानी के साथ में समस्त खाना पीना, बोल चाल, सब कुछ बंद हो जाता है, कि इस गांव से इसका हुक्का पानी उठ गया, उठ गया मतलब सब कुछ इस गांव से अब इसका खत्म कर दिया गया। तो यहां पर क्या होता है, हुक्का पानी इत्यादि। बात समझ में आ गई। अब यहां आ जाओ, लेन देन। यहां बात करी जाए तो लेन और देन दोनों अलग अलग है, लेना और देना। जैसे कहा जाए हमारा उससे लेन देन नहीं रहा, तो लेन देन का मतलब केवल लेना देना ही नहीं रहा, साथ में बातचीत भी तो बंद हो गई। तो यहां पर भी क्या है आपका,
समाहार है। इसी तरीके से शीतोष्ण, शीतोष्ण का मौसम चल रहा है, तो शीत उष्ण आदि का मौसम चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ऊंचा नीचा, ठीक है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, तो ऊंच नीच का मतलब केवल ऊंचा नीचा हो जाए, ऊंचा नीचा के अलावा कोई गलत बात ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे किसी का नुकसान हो जाए, तो ऐसी भी चीजों से यहाँ पर बचना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सार्थक निरर्थक पदों के योग से। अगर सार्थक निरर्थक पदों की बात करी जाए तो इसमें जो जोड़ा बनाया जाता है वो कैसे बनता है, वो बनता है आपका समानुप्रास से। समानुप्रास की बात करी जाए तो समश्रुति शब्दों का योग करके बनते हैं, जिसमें से एक पद सार्थक होता है और एक पद निरर्थक होता है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई साहब ने चाय बाय बना लाओ, क्या बना लाओ, चाय बाय। इसी तरीके से तुम्हारी शादी वादी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से बोलते हैं कपड़ा फपड़ा सिलवा लो, ठीक है। इसी तरीके से मिठाई शिठाई खिलाओ, ठीक है। इसी तरीके से यहां मैं लिख दे रहा हूं अड़ोस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस में देख लो। चलो अब यहां देखिए, यहां चाय वाय का मतलब क्या है, चाय वाय हो गई, चाय अर्थात बाय का तो यहां कोई अर्थ है ही नहीं। ये सभी के पद क्या हैं, आपके निरर्थक हैं, ठीक है। आप किसी को मिठाई खिला सकते हो, किसी को सिठाई खिला लोगे, क्या किसी की शादी तो होती है, क्या शादी भी होती है, कपड़ा सिलवा सकते हो, फपड़ा पहन सकते हो, नहीं पहन सकते, तो ये सब कैसे हैं, निरर्थक हैं। और भी आपके बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन निरर्थक शब्दों का प्रयोग कहा जाए इनके विग्रह में नहीं होता। विग्रह जब करते हैं तो क्या करते हैं, केवल सार्थक लिखते हैं और इत्यादि लगा देते हैं। जैसे आया आदमी, उसने कहा भाई तो चाय वाय हो गई या चाय वाय पी लो, तो चाय का मतलब केवल चाय नहीं है, चाय के साथ बिस्कुट भी मिलेंगे, नमकीन भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, हो सकेगा तो खाना भी मिलेगा। तो चाय वाय का मतलब संपूर्ण भोजन का अर्थ आ रहा है। और इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, चाय इत्यादि या चाय आदि। इसी तरीके से शादी वगैरह वगैरह आदि का अर्थ प्रदान करता है, ठीक है। इसी तरीके से कपड़ा फपड़ा, कपड़ा फपड़ा बनवा लो, अब कपड़ा और इत्यादि बनवा लो, ठीक है। जूते ले लो, कपड़े ले लो, पैंट ले लो, शर्ट ले लो, तो कपड़ा फपड़ा में यहाँ पर कपड़ा आदि का अर्थ निकल के आ रहा है। इसी तरीके से मिठाई छिठाई खिलाओ, तो मिठाई के साथ में नमकीन भी खिलाओ, चॉकलेट भी खिलाओ, सब कुछ खिलाओ, तो वो क्या है, सभी अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिठाई आदि। इसी तरीके से अड़ोस पड़ोस, भाई साहब अड़ोस पड़ोस में बात फैल गई, तो अड़ोस में तो भाई फैल ही नहीं सकती, अड़ोस तो कुछ होता ही नहीं है, तो पड़ोस इत्यादि। अब पड़ोस की बात करी जाए तो क्या पूरा शहर आपका पड़ोस है, नहीं है, पूरे शहर में बात फैल गई, इसीलिए कहते हैं अरे भाई आस पड़ोस में बात फैल गई। अब इतनी बड़ी बात जब कह दी गई है, आस पड़ोस में बात फैल गई, जैसे कहा जाए कि कई विद्यार्थियों में के आस पड़ोस में बात फैल गई कि हिंदी वाले गुरुजी आपको हिंदी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे लगता है मेरे वीडियो पसंद नहीं कर रहे। अगर आपको मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई दे रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो मुझे बताइए। क्योंकि ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे मुझे बताते हैं कि सर आप हमको थोड़ा विस्तार से पढ़ाइए, सर हमको थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाइए, लेकिन यहाँ तो आप कुछ बताते ही नहीं हैं। क्योंकि अगर आप बताएंगे तो मैं विस्तार से पढ़ाने को भी तैयार हूँ, आप अगर कहेंगे तो मैं संक्षेप में पढ़ाने को भी तैयार हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।